अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगी एमडी कैट 2024 की आपकी प्रिपरेशन के बारे में कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे एंड किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है। मैं पूरे रोड मैप पर बात करूंगी फॉर द रिपीटर्स। आज की वीडियो जो है वो खसूसी तौर पर रिपीटर्स के लिए होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही प्लीज़ गाइड कर दें कि किस तरह से हम अपनी तैयारी शुरू करें। ये खसूसी तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया, और जो लोग अकेडमीज़ भी नहीं जा रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पास नंबर 1 टिप जो आपको बताऊंगी फॉर योर एमडी कैट 2024, तो वो ये होगी एवैल्यूएशन। जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एवैल्यूएशन। अब आपने एवैल्यूएशन करनी किस तरह से है? एक तो आप इस तरह से एवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आप अपना लास्ट ईयर का जो एमडी कैट 2023 का आपने पेपर दिया था उसकी की आपके पास यकीनी तौर पर मौजूद होगी। आपने उसकी की देखनी है, आपने पेपर को देखना है और आपने चेक करना है कि आपके कौन से एमसीक्यू गलत हुए हैं और कौन से टॉपिक में गलत हुए हैं। अब मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि एक बच्चे के फ़िज़िक्स के अंदर गलत हो गए हैं जी, उसके 4 एमसीक्यू, केमिस्ट्री में उसके हो गए हैं जी 8 एमसीक्यू गलत, बायो में उसके हो गए हैं जी 7 गलत हो गए हैं, एंड साथ ही इंग्लिश में उसके 2 गलत हो गए हैं, एंड लॉजिकल रीजनिंग में उसके 1 गलत हो गए। तो ये अगर मैं सपोज़ कर रही हूँ कि आपका अगर इस तरह से इवैल्यूएशन है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपके बायो के टॉपिक के अंदर 7 गलत हैं, आपके इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को अभी आप स्किप कर देंगे, अभी इसको फोकस नहीं करेंगे। आपने अपनी फ़िज़िक्स को देखना है, फ़िज़िक्स में 4 गलत हैं और केमिस्ट्री में 8 गलत हैं। अब आपका मेजरली कौन से पोर्शन में ज़्यादा गलत हुए हैं? तो वो मेजरली आपकी केमिस्ट्री है और आपकी बायो है। अब केमिस्ट्री और बायो को अगर मैं ले लूँ तो मैं क्या करूँगी? मैंने केमिस्ट्री ले ली, मैंने बायो ले ली। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं उन चैप्टर्स को सेपरेट करती जाऊँगी। मैं देखूँगी मेरा बायो एनर्जेटिक्स में गलत हुआ है तो मैं बायो एनर्जेटिक्स लिख लूँगी। मैं देखूँगी मेरे जेनेटिक्स में गलत हुआ है तो मैं जेनेटिक्स लिख लूँगी। मेरे जिस जिस टॉपिक के अंदर एमसीक्यू गलत होते गए हैं मैं उसको यहाँ पर नोट डाउन करती जाऊँगी फॉर द बायोलॉजी। यही सेम मैं करूँगी केमिस्ट्री के लिए। मैं क्या करूँगी? मैं केमिस्ट्री के देखूँगी मेरे किसके अंदर गलत हुए हैं। मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा गलत हुए हैं तो मैं ऑर्गेनिक लिख लूँगी। मेरे इनऑर्गेनिक में गलत हुए हैं, मुझे नहीं पता था कि रो के अंदर क्या ज़्यादा होगा, कॉलम में क्या ज़्यादा होगा, मुझे आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी नहीं आती थी, मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट नहीं करनी आती थी, तो मेरे उसके अंदर ज़्यादा गलत हुए हैं तो मैं वो टॉपिक लिख लूँगी। इस तरह से आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को निकाल लिया। आपने देखा आपके केमिस्ट्री और बायो वीक है, आपने सब्जेक्ट निकाल लिया। सब्जेक्ट के बाद भी आपने फर्दर इवैल्यूएट किया खुद को, आपने टॉपिक निकाल लिए। अब सबसे पहले आपने इन टॉपिक्स को तवज्जो देनी है, आपने इनके लेक्चर्स लेने हैं, आपने इनके नोट्स बनाने हैं, आपने इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। उसके बाद जो आपके बाकी के पॉइंट्स थे वो तो जस्ट आपके रिवीजन चाहिए। अब आपने अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपका एडमिशन हो सके। सेकंड पर एक और एवैल्यूएशन का तरीका ये हो सकता है कि अभी आपने काफ़ी देर से तैयारी को छोड़ा हुआ है और अभी आपकी कोई तैयारी नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपने 2-3 एफएलपी उठाने हैं, किसी भी एकेडमी के एफएलपी उठाने हैं जिसकी आपके पास की भी मौजूद हो। आपने वो एफएलपी अभी बैठकर सॉल्व करने हैं, ठीक है? एक दिन में आप 2-3 एफएलपी सॉल्व कर लेंगे। आपने उसको की से मैच करना है, देन आपने देखना है कि आपके कौन से एमसीक्यू गलत हो गए हैं, किसके अंदर आपको ज़्यादा मसला था, आपने वो एमसीक्यू निकाल लेने। अब ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 तुक्के मारे वो आपके ठीक हो गए तो आप कहेंगे कि ये वाले चैप्टर को मैं नहीं लिखूँगी। आपने उन चैप्टर्स को भी लिखना है जिसके आपने तुक्के मारे थे और वो आपके ठीक हो गए, क्योंकि अभी आप कर रहे हैं तैयारी। अभी आपको तुक्कों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपने अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, तो आपने उन टॉपिक्स को भी नोट डाउन करना है। इस तरह से आपने वो टॉपिक्स आपने पहले सबसे पहले वो सब्जेक्ट निकाल लेना है कि जिसमें आपके ज़्यादा गलत हुए, एंड देन आपने वो फर्दर टॉपिक निकाल लेना है कि किस में आपके ज़्यादा गलत हुए, एंड आपने उन टॉपिक्स पर सबसे पहले फोकस करना है। ये आपका मेन गोल होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। तो ये सबसे पहले आपने करनी है। जो अपने 2024 की तैयारी को शुरू करने लगे हैं, सबसे पहले खुद को इवैल्यूएट करें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, दैट इज़ सेट गोल। आपके पास एक सेट गोल होना चाहिए। अब वो किस तरह से आपने सेट करना है? अब आपको पता चल गया कि आपने अपनी सिटी के अंदर एडमिशन लेना है या आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वो लाहौर जाएंगे, किंग एडवर्ड जाएंगे या कुछ इस तरह से करके, या कुछ लोग अपनी सिटी को प्रेफर करते हैं जैसे कि वो एफएमयू को प्रेफर कर लेंगे, वो साथ ही रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी को कर लेंगे, निश्तर को कर लेंगे, तो वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फोकस कर लेते हैं। तो अब आपको पता है आपका गोल क्या है। अब मैं आपका सपोज़ कर लेती हूँ कि आपका गोल है निश्तर
मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने जाना है निश्तर, ठीक है। अब आपने अपना गोल सेट करना है किस तरह से, आपने देखना है उसका लास्ट ईयर का मेरिट कितना था। अब आपने मेरिट देखा तो वो था जी 92.1, ठीक है जी, 92.1 जो था वो उसका लास्ट ईयर का मेरिट था। अब ये मैं सपोज वैल्यू लिख रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है यही होंगी, आपने अपने अकॉर्डिंगली इनको एडजस्ट करना है। लेकिन अगर आपसे एडजस्ट ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब आपका गोल जो था वो था जी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपने उसका लास्ट ईयर का मेरिट देखा, दैट इज़ 92.1। अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपके 200 में से कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि एफएससी का स्कोर आपको पता है आपका कितना है, एफएससी के मार्क्स आपको पता है, उसका मेरिट भी आप निकाल लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए आपके 200 में से कितने मार्क्स आएंगे कि आपका सेट गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि आपको 186 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200, ताकि आपका मेरिट जो है फॉर द निश्तर आ जाए, ताकि आपका मेरिट जो है वो 93 आए या आपका 92.5 आए, तो आपकी कंफर्म सीट हो जाए निश्तर के अंदर, ठीक है। तो ये आपने गोल सेट कर लिया, आपने अपने गोल को सेट किया, क्या आपने किया जी 186 मार्क्स चाहिए मुझे 200। अब एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, वो कहेंगे जी मुझे तो 199 लेने हैं या मुझे तो 200 पूरा लेना है। तो आप ये गोल भी रख सकते हैं, लेकिन जब ये गोल अचीव नहीं होता तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। तो आपने अपना एक रियलिस्टिक गोल रखना है, जो आपका अचीवेबल गोल हो, जो आपको पता हो आप अचीव कर सकते हैं, वो गोल आपने रखना है। अब मैंने एक रियलिस्टिक सा गोल बना लिया कि 186 लेने हैं आउट ऑफ 200, ठीक हो गया। आप 190 स्कोर भी रख सकते हैं, 190 इज़ अ रियलिस्टिक स्कोर जो आप ले सकते हैं। मैंने भी अपनी बारी में 190 ही रखा था कि मुझे 190 स्कोर लेना है, ठीक हो गया। अब आपने रख लिया जी 190 रख लेते हैं, चलिए जी सपोज कर लेते हैं आपने 190 रख लिया कि आपका ये सेट गोल है। 190 के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको किस तरह से हासिल करना है। अभी आपके एमसीक्यू आपने जो सॉल्व किए 200, उसमें आपके मार्क्स आए जी 150। अब आपको चाहिए 190, 150 से आप डायरेक्ट 190 पर नहीं जा सकते। अब आपने क्या करना है, आपने उसको मेहनत करनी है, आपने एक गोल रखना है और छोटे छोटे गोल्स में उसको डिवाइड कर लेना है। जैसा कि आपने सोच लिया कि 150 आ जाए हैं, तो जब मैं 10 दिन के बाद दोबारा एक एफएलपी सॉल्व करूँगी तो मैं अपना सेट गोल रखती हूँ कि मेरे 170 तक तो आने चाहिए। 10 दिन के बाद आपने एक और एफएलपी सॉल्व किया और आपके 170 आ गए तो दैट इज़ गुड। अगर आपके 170 नहीं आते तो फिर आपने खुद को एवेल्युएट करना है। देन आपने अगेन फर्स्ट पॉइंट पे जाना है एंड आपने खुद को एवेल्युएट करना है कि अब आपके अंदर क्या कमी है कि आपके 170 नहीं आ रहे। अगर तो आपके 170 आ जाते हैं तो दैट इज़ सो गुड। आपने क्या करना है, आपने फिर एक और 10-15 दिन का गैप रखना है, आपने उसमें पढ़ाई करनी है, अपने सारे रिवीजन करनी है, सब कुछ देखना है और उसके बाद अगेन आपने एफएलपी सॉल्व करना है। और अब आपका गोल होना चाहिए कि आपके 185 तो आने ही चाहिए। अगर आपके 185 आ जाते हैं तो दैट इज़ सो गुड, ठीक हो गया। अगर नहीं आते तो अगेन यू हैव टू एवेल्युएट योरसेल्फ। तो इस तरह से आपने अपने गोल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन आपका एक सेट गोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने 190 स्कोर करना है, आपने 189 स्कोर करना है, आपको कितना स्कोर करना है। आपका एक सेट गोल ज़रूर होना चाहिए। कभी भी आपने बगैर गोल के तैयारी को शुरू नहीं करना। थर्ड इम्पॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है स्टडी टेबल, टाइम टेबल। टाइम टेबल जो बनाना है आपने, टाइम प्लानिंग जो आपने करनी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अंदर आपको पता हो कि हर सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम देना है। आपने बायो को आज 5 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री को 2 देने हैं, फिज़िक्स को 2 देने हैं, आपने कितना टाइम देना है ये आपको पता होना चाहिए। या आपको पता होना चाहिए अगर आप डिवाइड कर रहे हैं कि आज आपने बायो और केमिस्ट्री पढ़नी है तो नेक्स्ट डे आपने फ़िज़िक्स और इंग्लिश पढ़नी है, तो आपको टाइम का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए बिफोर हैंड कि आपकी वीकनेस कौन से टॉपिक्स में है और आपकी स्ट्रेंथ किस टॉपिक में है, किस सब्जेक्ट में है। आपने अपने वीकनेसेस को ज़्यादा टाइम देना है और स्ट्रेंथ को कम टाइम देना है। जैसा कि अगर आपको बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप उसके लिए रख लेंगे 5 घंटे। अब इसी तरह आपको रिप्रोडक्शन का चैप्टर आसान लगता है तो आप उसके लिए 2 घंटे रख लेंगे। इस तरह से आपने अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में भी मुश्किल है तो आप मेरे साथ
कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप इस वीडियो के नीचे ही मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर भी देने के लिए तैयार हूँ। बस आपने कंसिस्टेंट रहना है, मुझे आपकी सीट से सिर्फ गर्ज़ है, मुझे और किसी चीज़ से गर्ज़ नहीं है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और अगर आपको इसमें भी मुश्किल होगी तो आपने मेरे से कांटेक्ट कर लेना है। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, दैट इज़ स्टडी मटेरियल। अब आपने क्या किया, आपने ख़ुद को एवेल्यूएट कर लिया, ठीक है जी। आपने एवेल्यूएशन के बाद अपना गोल सेट कर लिया, गोल के बाद आपने क्या किया, आपने टाइम टेबल भी बना लिया। अब आपके पास एक परफेक्ट सा स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए जो आपको पता हो कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। आपकी बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आता रहता है, तो बुक्स जो मैं आपको बताऊंगी, लास्ट ईयर के टॉपर से जो मैंने बुक्स पूछी हैं उन्होंने मुझे बताई हैं, वो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी। सबसे पहले तो आपने अपने बोर्ड की बुक्स को पढ़ना है, जैसा कि अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब की बुक्स पढ़ेंगे, सिंध से हैं तो सिंध की, केपीके से हैं तो केपीके की, और फेडरल से हैं तो फेडरल की बुक्स पढ़ेंगे। ठीक हो गया। बलूचिस्तान से हैं तो बलूचिस्तान की बुक्स पढ़ेंगे। फर्दर आपने क्या करना है, फॉर पंजाब आपने क्या करना है, आपने फेडरल की बुक भी पढ़नी है फॉर योर बायोलॉजी, और साथ ही बलूचिस्तान की बुक मैंने सुना है बहुत अच्छी है और सारा पेपर आपका कई बार बलूचिस्तान की बुक में से आ जाता है। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक के बाद साथ ही फेडरल की बुक और साथ ही बलूचिस्तान की बुक को ज़रूर पढ़ना है फॉर योर बायोलॉजी। लेकिन केमिस्ट्री के लिए मैं आपको कहूँगी, केमिस्ट्री के लिए आप सिर्फ फेडरल की बुक पढ़ेंगे और अपने बोर्ड की यानी पंजाब बोर्ड की बुक पढ़ेंगे। फिज़िक्स के लिए मैं आपको कहूँगी कि सिर्फ आप अपने बोर्ड की बुक पढ़ेंगे, और इंग्लिश तो एज सच सेम ही होता है। ठीक हो गया। अब यही सारा कुछ अप्लाई होता है बाकी प्रोविंसेस पे भी। अब जिस तरह से अगर कोई सिंध का बच्चा देख रहा है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले सिंध की बुक पढ़ेगा, फेडरल की बुक पढ़ेगा और साथ ही वो बलूचिस्तान की बुक पढ़ेगा फॉर बायोलॉजी। साथ ही केमिस्ट्री आ जाती है, केमिस्ट्री के लिए वो क्या क्या करेगा, सिंध की बुक पढ़ेगा, साथ ही वो करेगा फेडरल की बुक को। तो इस तरह से आपने अपनी बुक्स को मैनेज करना है। ये होगा आपका स्टडी मटेरियल। उसके साथ साथ आपके पास कुछ नोट्स होने चाहिए सीनियर्स के, जो आपके पास रिवीजन के लिए, या आप अपने खुद के नोट्स लेक्चर लेके बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो आपने अपने नोट्स को फोकस करना है। मैं कुछ लिंक जो है मटेरियल का प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के लिंक के अंदर, तो आपने उससे भी फ़ायदा उठाना है। तो आपके पास एक स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से नहीं पढ़ना। मैंने फ़िज़िक्स की कुछ वीडियोस डाली हैं कि किस तरह से आपने बुक की रीडिंग करनी है और किस तरह से नहीं करनी। कुछ चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। कुछ वीडियोस अभी तक कंप्लीट नहीं है ड्यू टू सम टाइम शॉर्टेज, तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट कर दूंगी फॉर योर फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है कि किस तरह से बुक को पढ़ना है। तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि आपने किस तरह से सारी बुक को रीड करना है फॉर योर फिज़िक्स। अब फर्दर आपने क्या करना है जी, आपने अपने लेक्चर लेके नोट्स बना लिए, ठीक है जी, नोट्स बना लिए, आपके पास मटेरियल आ गया फॉर योर रिवीजन। अब आपने क्या करना है, अब आपने उस मटेरियल को अप्लाई करना है। अब आपको आना चाहिए कि प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। जिस तरह के आपको लिखा नज़र आ रहा है, प्रैक्टिस मीन्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने क्या करना है, मिनिमम आपके 2 सोर्सेज होने चाहिए फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप पंजाब से हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किप्स और स्टेप की बुक एज सच इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टेप के टेस्ट पेपर काफ़ी अच्छे हैं। आप स्टेप के टेस्ट पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। किप्स की आप बुक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किप्स के आप टेस्ट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। और साथ ही आप स्टार की बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार के टेस्ट पेपर भी अच्छे हैं, आप स्टार के टेस्ट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी 2 सोर्सेज को रख सकते हैं। आपने मिनिमम 2 सोर्सेज को ज़रूर कंसल्ट करना है फॉर योर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा एम्पल टाइम है आपके पास, और अपने आप को दूसरे बच्चों से डिस्टिंक्ट करने के लिए, क्योंकि जो फ्रेशर होता है उसके पास प्रैक्टिस का एज सच टाइम नहीं होता। अब आपके पास प्रिविलेज है कि आप रिपीट कर रहे हैं और आपके पास प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरह नहीं बैठेगा। तो आपने हर टॉपिक के साथ साथ लेक्चर लेने हैं, नोट्स बनाने, और साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पास है आपके लिए, दैट इज़ कि आपने अपनी हेल्प लेनी है स्टडी के अंदर। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा और आप उसी पर लगे रहें, या आप उसी को पढ़ते रहें, या आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल स्किप कर दें। तो आपने ये नहीं करना। आपने हेल्प लेनी है विद योर सीनियर्स, टीचर्स। आप अपने सीनियर से ले सकते हैं, आप अपने टीचर से ले सकते हैं, या फर्दर आप अपने फेलो से भी हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ भी आप कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आप जब
एक की हेल्प करेंगे वो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा और वो इस तरह से आपके दिमाग में भी ज़्यादा रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपको जो चीज़ समझ नहीं आती अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी अच्छे फ्रेंड के साथ जो आपसे जेलस ना होता हो, उसके साथ आपने अच्छी दोस्ती करनी है। आपने उसके साथ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना है, वो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाए, आप उसको कोई कॉन्सेप्ट समझाएँ। इस तरह से आपने तैयारी को लेकर चलना है। फर्दर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूँगी। आपने अपने टीचर से हेल्प लेनी है, अपने सीनियर से हेल्प लेनी है, आपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन को करना है। फर्दर क्या, अगर आपको कोई एंग्जायटी या डिप्रेशन या कुछ इस तरह का फ़ील होता है तो तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब भी आप अपने टीचर से, अपने फेलो से, अपने पेरेंट्स से, किसी सीनियर से आप ज़रूर करेंगे और उन्हें बताएँगे कि आपको ये मसला है और आपको ये समझ नहीं आ रही, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस ऑन टाइम मिल सके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ बी कंसिस्टेंट। अब आपने क्या करना है, अब आपने सारा साल कंसिस्टेंट रहना है। आपको पता है कि आपने सीट हासिल करनी है, आपने एक सीट लेनी है, मेरिट के अंदर नाप लेना ही लेना है। तो अब उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है वो की है आपकी सक्सेस की। अब वो आपने किस तरह से करनी है, बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं कि एक दिन में वो 4 चैप्टर कर लेते हैं, नेक्स्ट 2-3 दिन वो कुछ नहीं करते और फिर वो दोबारा 2 चैप्टर करते हैं, इस तरह से रहते हैं। तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, आपने इसको फॉलो नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने रोज़ का रखा है कि आपने बायो का 1 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर करना है, तो आपने उस पे कंसिस्टेंट रहना है कि आज आपने बायो का 1 चैप्टर किया, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर किया, अगले दिन आपने फिज़िक्स का 1 चैप्टर किया, आपने इंग्लिश का कोई रूल कर लिया साथ में। इस तरह से अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे, रोज़ का आपको पता है कि आज आपने बायो का 1 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर करना है, तो आपने वो करना ही करना है, ठीक है? तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। इस तरह से आपको हेल्प भी होगी और इस तरह से आपकी प्रिपरेशन भी ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ प्रॉपर आपकी डाइट होनी चाहिए। प्रॉपर डाइट होनी चाहिए एंड प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी भी हेल्थी रहे और आपका माइंड भी हेल्थी रहे। आपने नरिशमेंट वाली डाइट लेनी है, आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, आपने कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी, ऐसा खाना नहीं खाना जिससे आप बीमार हो जाएं, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर 3-4 दिन जो है वो मिस हो जाएंगे और फिर आपकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। तो आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना और साथ ही साथ आप हल्की फुल्की कोई वॉक कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत एम्पल टाइम है। तो अभी आप रोज़ हाफ आवर रख सकते हैं कि आप वॉक करेंगे, या आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको आपके माइंड को फ्रेश करती है। कोई वॉक कर सकता है, कोई किसी को पेंटिंग करना पसंद है तो वो पेंटिंग कर सकता है, लेकिन वो हाफ या 1 आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी आपकी एक्टिविटी हो, आपने कोई भी एक एक्टिविटी रख लेनी है और वो आपने रोज़ थोड़ी थोड़ी करते रहना है, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे, क्योंकि आपका माइंड हेल्दी होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पास है आपके लिए, दैट इज़ ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो अब आपने क्या करना है, आपने सारे लेक्चर्स ले लिए, आपने बुक्स पढ़ ली, आपने नोट्स बना लिए, आपने प्रैक्टिस कर ली। अब आपने क्या करना है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते जाना है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने क्या करना है, अगर आज आपके आए हैं, सपोज़ कर लेते हैं आपने 50 मार्क्स का टेस्ट सॉल्व किया और आज आपके आए 40 मार्क्स, तो अगले दिन आपने ट्राई करनी है कि आपके 42 या 45 आएँ। आपके 42-45 आ जाते हैं, नेक्स्ट डे आपने ट्राई करनी है कि मेरे 45 से तो ज़्यादा ही आने चाहिए। नेक्स्ट डे आपने उससे ज़्यादा की ट्राई करनी है, यानी आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना है और आपने देखना है कि अगर आपकी प्रोग्रेस जो है वो स्टिल है, यानी अगर आज आपने 40 मार्क्स लिए तो कल भी आपके 40 आए, नेक्स्ट डे भी 40, आपके 40 से प्रोग्रेस ही नहीं हो रहे, आपके 39 हो गए, फिर आपके 40। तो अगर इस तरह की प्रोग्रेस है तो आपने देखना है कि आपकी गलती क्या है, आपने अपनी गलती को ढूंढना है, आपने देखना है कि आपका क्या मिस्टेक है, यानी आपको कॉन्सेप्ट सही तरह समझ नहीं आ रहा, या आप बुक रीडिंग सही तरह नहीं कर रहे, या आपने प्रैक्टिस के अंदर MCQ सही तरह समझ नहीं आ रहा, आपको मसला किस चीज़ के अंदर है, आपने वो ढूंढनी है चीज़ और आपने अपनी वीकनेस पे काम करना है। दैट इज़ द की पॉइंट कि आपने अपनी वीकनेस पे काम करना है। जब तक आप अपनी वीकनेस को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में नहीं बदलेंगे, तब तक आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो आपने साथ ही साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते जाना है। लास्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ मोटिवेशन।
तो आपकी कभी भी मोटिवेशन लूज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी मोटिवेशन जो है वो हमेशा हाई रहनी चाहिए। तो मैं आपके साथ एक लास्ट में कोट शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप अ बिग रिजल्ट। तो जिस तरह से आप लिटिल स्टेप्स लेके अपने लास्ट प्रोग्रेस तक पहुंच जाएंगे, तो आपने रोज़ की अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, रोज़ आपने लिटिल स्टेप्स लेने हैं और आपने प्रोग्रेस हासिल करनी है। कभी भी कोई इस तरह से प्रोग्रेस हासिल नहीं करता, ठीक है जी। आपकी इस तरह से प्रोग्रेस कभी नहीं होती, हमेशा स्टेप वाइज आपकी प्रोग्रेस होती है और आपने अपनी स्टेप वाइज प्रोग्रेस को ज़रूर देखना है और उसको आपने ट्रैक करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।